हेलो माय फ्यूचर टीचर्स। कैसे हैं आप लोग। मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू जर्नी के साथ और एक न्यू कमबैक के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं, बट उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड क्लासेस आप लोगों को इन्फो टीचिंग पर मिलेंगी। तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स जो बनेंगे आगे इन फ्यूचर में, उन सभी के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम मेंशन कर दिए हैं कि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक होकर अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी जो भी डिमांड है आप लोग कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा। साथ के साथ आपको कुछ ही घंटों में वो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी और आप लोगों को कुछ भी नहीं पे करना, बस अपना एक पॉजिटिव फीडबैक देना है कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास, जो हमारे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग रहेंगे और इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं, उसकी सीरीज कंटिन्यू कर रही हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शिक्षा मनोविज्ञान में स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशनल साइकोलॉजी? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, ब्रूनर या स्कीनर? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार आ चुका है और ये अपकमिंग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी ऑप्शन। ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग शब्द का उपयोग किया था, जिसका मतलब होता है एक तरीके से किसी भी बच्चे को, जब बच्चा कहीं ना कहीं कोई चीज़ सीखता है अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में, तो उसे एक हेल्प दी जाती है, ठीक है। और वो एक तरीके से टेम्पररी हेल्प होती है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन भर उसके साथ रहेगी। टेम्पररी हेल्प होती है एक तरीके से, जो उसको स्टार्टिंग से मतलब किसी भी बेस को स्टार्ट करने के लिए हेल्प दी जाती है। जब उसे वो चीज़ आ जाती है अच्छे से तो उसको हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने, मैंने, सबने इसका साइकिल सीखी थी अपने बचपन में। तो साइकिल सीखने के लिए हमारे जो भी आसपास जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल था, फैमिली मेम्बर्स थे, हमें कहीं ना कहीं साइकिल सिखाते थे चलाना। तो वो जब स्टार्टिंग जब साइकिल चलाने की होती थी तो क्या होता था कि कहीं ना कहीं हम लोग गिरते थे, सीखते थे, उठते थे, गिरते थे। तो वो एक टेम्पररी हेल्प थी, जो भी हमारे जो जिसने भी हमें साइकिल चलाना सिखाया होता था वो टेम्पररी हेल्प थी। जब हमें साइकिल चलाना अच्छे से आ जाता है तो वो हेल्प हट जाती है हमारी और हम सेल्फ कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। तो वैसे ही स्कैफोल्डिंग का मीनिंग भी यही है कि शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में अस्थायी, यानी कि एक तरीके से टेम्पररी हेल्प देना, जिसे एक तरीके से बच्चा स्टार्टिंग वे से करता है एक हेल्प के साथ और फिर धीरे धीरे वो हेल्प उसके साथ से हट जाती है, ठीक है। तो ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग का जो यूज था, जो पर्टिकुलर एक नियम था, स्टेटमेंट थी, वो बताई थी। तो सी ऑप्शन सही है। देन है हमारे सामने, सीखना तब स्थायी होता है जब वह, यानी कि लर्निंग बिकम्स परमानेंट व्हेन इट इज। लर्निंग, सीखना कब एक तरीके से परमानेंट बनती है? केवल रटने से बनती है, सक्रिय भागीदारी से बनती है, डांटने से बनती है, या केवल परीक्षा से होती है? तो सही आंसर यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लेवल हमारा इजी लेवल में आता है, क्योंकि इजी, हाई, मॉडरेट, इस तरीके से डिफिकल्ट लेवल, 4 लेवल में क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है आज के टाइम पर सीडीपी का या किसी भी पैटर्न का। तो वहां पर ये इजी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है और इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी। यानी कि जब तक बच्चा सेल्फ करेगा नहीं किसी भी वर्क को, किसी भी काम को, अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, जब तक उसे वो सेल्फ नहीं करके देखेगा उसे वो आएगा ही नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो बच्चे को हमेशा जब तक खुद नहीं उस चीज़ को वो इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें तो वो सीखेगा नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। देन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये टॉपिक याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। बेशक ये क्वेश्चन हो या अदर क्वेश्चंस हो, इस टॉपिक को घोल के पी लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और एग्जाम में तो पूछते ही हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? समावेशी शिक्षा, तो नॉर्मली समावेशी का मतलब ही पता चल रहा है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है। समावेशी का मतलब होता है मिलकर, सबको सम्मिलित करके। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ना चाहिए,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ पढ़ना या पढ़ाना, केवल मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाना, या लास्ट ऑप्शन है कमजोर छात्रों को कक्षा से अलग करना। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पता है तो सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ में पढ़ाना, यानी कि टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टुगेदर। समावेशी शिक्षा में चाहे बच्चा एक तरीके से विकलांग हो या किसी ना किसी मतलब की वजह से उसे अलग स्पेशल स्कूल में भेजा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उन्हें सभी सामान्य बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब इसकी एक दो तीन चीज़ें आप लोग याद रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बनेगा। इस चीज़ को मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक था, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1990 से एक तरीके से चर्चाओं में आने लग गया था, 1990 से। ठीक है, याद रखेंगे। थाईलैंड में एक मतलब कि जिसे मैं कह सकती हूँ कि एक स्कीम लेकर आए गए थाईलैंड के अकॉर्डिंग, थाईलैंड के स्कूल्स में। तो वहाँ पर EFA एक स्कीम थी जिसका मतलब था एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, इस स्कीम को लेकर आया गया और उसको फिर धीरे धीरे मतलब कि एक तरीके से क्या किया गया, बढ़ाया गया कि मतलब हर किसी को ये सही लगा, ये टॉपिक, ये मुद्दा सही लगा तो इसे बढ़ाया गया। फिर 1994 में इस टॉपिक को और एक तरीके से जिसे कह सकते हैं हम लोग कि मतलब कहीं ना कहीं मान्यता दे देना, रिकॉग्नाइज्ड कर देना उसको, तो वो मान्यता प्रदान की गई 1994 में। ठीक है, और सेल्मा का डिक्लेरेशन स्पेन का एक मुद्दा था, कहीं ना कहीं इस चीज़ को मतलब लेकर आया गया। स्लैम का डिक्लेरेशन, इसमें इस बात को दोबारा से मतलब कि उठाया गया इस मुद्दे को, और फिर वहाँ पर इस बात को रखा गया कि ये मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में होना चाहिए, मतलब पूरे विश्व में होना चाहिए। तो यूनेस्को ने इस बात को मतलब क्लियर किया, कंफर्म किया, फिर इन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही होगा। फिर उस डिक्लेरेशन के बाद इंडिया में 2009 में एक एक्ट आया जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है, जिसके अंदर मतलब बच्चों को इंक्लूड किया जाता है कि कितने से कितने साल तक के बच्चों को पढ़ना एक राइट दिया गया। तो उसी के दौरान इस टॉपिक को भी कहीं ना कहीं उसी में ही शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये 2 से 3 बातें हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसा या इन टॉपिक्स में से आ जाता है, इन पॉइंट्स में से आ जाता है, तो आप लोग इजीली बता देना। देन है हमारे सामने कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है। अकॉर्डिंग टू कोलवर्ग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं दी हैं कोलवर्ग, लॉरेंस कोलवर्ग इनका पूरा नाम है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, लॉरेंस कोलवर्ग इनका पूरा नाम है। और इन्होंने 3 अवस्थाएं दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज। तीनों स्टेजेस में 2-2 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के 2 पार्ट है, सेकंड स्टेज के भी 2 पार्ट है, और थर्ड स्टेज के भी 2 पार्ट है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। और अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लेना, और कोशिश करूंगी मैं इस टॉपिक को और लेकर आऊँ आगे। और थर्ड स्टेज के भी 2 पार्ट है, अच्छे से समझ लेना। अब इसमें इन्होंने ये बताया है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा गया है कि प्रारंभिक अवस्था में फर्स्ट स्टेज में क्या मतलब कि इन्होंने दोनों चरण जो थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट आया। सामाजिक अनुबंध आया है, पारस्परिक अपेक्षाएं आई हैं, दंड और अज्ञारिता आया है, या व्यक्तिगत सिद्धांत आए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका एक तरीके से सी ऑप्शन होगा, दंड और अज्ञारिता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। जिसे या एक तरीके से मतलब मैं अगर बात करूं तीनों स्टेज की, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट के तौर पर बताऊं तो पूर्व पारंपरिक अवस्था है एक, फिर पारंपरिक अवस्था है, और फिर लास्ट है हमारी उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाओं में 2-2 पार्ट हैं, 2-2 चरण हैं, और उन दोनों चरण यानी कि 6 चरण हो गए। 6 चरणों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो फर्स्ट जो मतलब कि स्टेज है उसका जो पहला चरण है उसमें ये बात बताई गई है कि जब कोई भी बच्चा है उसको सही और गलत का पता कब चलता है, अगर वो सही काम कर रहा है तो उसे एक मतलब इनाम दिया जाता है, एक अवार्ड या रिवॉर्ड दिया जाता है। तो उसे ये पता चल जाता है कि ये काम मैंने बहुत अच्छा किया तो मुझे इसके बदले ये मिल रहा है। जब बच्चे ने कोई गलत काम किया है और गलत काम के बदले उसे पनिशमेंट मिल रही है, पिटाई या मार या
कुछ सजा मिल रही है, कोई भी पनिशमेंट मिल रही है, तो उसको ये पता चल जाता है कि ये काम गलत है। तो नॉर्मली इसका मतलब ये था कि बच्चा है वो सही और गलत में फर्क करना सीख जाता है इस स्टेज में। फर्स्ट स्टेज के पहले चरण में इस मतलब बच्चा है वो सही और गलत का क्या करने लग जाता है, अंदाजा लगाने लग जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, देन है हमारे सामने जीन प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है। तो जीन प्याजे ने भी हमारे स्टेजेस दी हैं हमारी, ये बात रखेंगे। ठीक है, और जीन प्याजे के हिसाब से इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं और ये चारों सीक्वेंस वाइज लिखी हुई हैं यहाँ पर। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था के बच्चों में आती है, तो वो आती है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसमें 7 से 11 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। सेंसरी स्टेज में आती है, यानी कि संवेदी गति अवस्था में आते हैं हमारे जन्म से लेकर, मतलब कि जन्म के बाद से लेकर एक तरीके से 2 साल तक का बच्चा आता है, इंक्लूड होता है इसमें। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल तक का बच्चा आता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसके अंदर बच्चा होता है 12 से आगे वाला, यानी कि 12+ एज का होता है। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क वाला है, जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये चारों स्टेजेस तो मैंने बता दी हैं। अब जीन प्याजे की इन स्टेज का इन्होंने जो एक पर्टिकुलर नाम दिया है कि इन्होंने कौन सी स्टेज मतलब कौन सी थ्योरी में ये बताया है, तो वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितनी अच्छे से पढ़ाई की हुई है, और उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का नाम मैं नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होमवर्क वाला। देन है हमारे सामने शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षक है, छात्र है, पाठ्य पुस्तक है या परीक्षा है। तो सही आंसर हमारा इसका बी ऑप्शन होगा, छात्र यानी कि स्टूडेंट, क्योंकि जो शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य है छात्र को, मतलब कि जो केंद्र बिंदु, छात्र क्या है, एक तरीके से केंद्र बिंदु है। ठीक है, नॉर्मली अगर शिक्षा है ये, तो उसका केंद्र बिंदु हमारा स्टूडेंट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एजुकेशन। बाकी जो उसे हेल्प कर रहे हैं वो शिक्षक हेल्प कर रहा है, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और एग्जामिनेशन, ये सब उसके हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, विकास में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं बाकी तीनों चीज़ें। और बी ऑप्शन हमारा एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है एजुकेशन का। देन है हमारे सामने लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है, यानी कि करके सीखना, ये किससे संबंधित है, या इसकी थ्योरी किसने बताई है, या ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है। जीन प्याजे से है, जॉन ड्यूवी से है, ब्रूनर से है या थॉर्नडाइक से है। तो सही आंसर हमारा इसका बी ऑप्शन होगा, जॉन ड्यूवी। ठीक है, तो जॉन ड्यूवी के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये अमेरिकन फिलोसोफर रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, और एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, इस बात को भी याद रखेंगे। इन्होंने प्रगतिवादी शिक्षा सिद्धांत दिया है, प्रगतिवादी शिक्षा सिद्धांत दिया है। और उस सिद्धांत में ही इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जब तक हम कोई चीज़ सेल्फ नहीं करेंगे, वो मतलब कि एक तरीके से हमें आएगी नहीं, या किसी बच्चे को आएगी ही नहीं। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था वो मैथ्स का एग्जाम्पल दिया था कि मैथ्स जो है, जो गणित है, वो जब तक हम उनके क्वेश्चंस को करेंगे नहीं तब तक वो चीज़ हमें समझ नहीं आएगी। तो मैथ्स का एग्जाम्पल वो सबसे ज़्यादा दिया है इन्होंने अपनी उसके मतलब सिद्धांतों में। तो सही आंसर हमारा इसका रहेगा एक तरीके से बी ऑप्शन। इन्होंने ये चीज़ और बताई है, साथ के साथ ये भी याद रखना है, अनुभव द्वारा सीखना, कि जब तक हमें अनुभव नहीं होगा किसी चीज़ को, या किसी चीज़ के करने का अनुभव नहीं होगा, तो वो चीज़ हमारा एक तरीके से वेस्ट है, मतलब हमें वो आएगी ही नहीं। तो वही सेम चीज़ इन्होंने इस मतलब कि सिद्धांत के हिसाब से भी बताई कि जब तक हमें अनुभव नहीं होगा किसी चीज़ का, तो हम सीखेंगे नहीं, या कोई बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो ये बात किसने बताई, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है, जॉन ड्यूवी से। देन है हमारे सामने रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किसने किया। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना या दोहराना। ठीक है, दोहराना
या बार बार करना। तो ये जो मतलब कि इस शब्द का उपयोग किसने किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, स्किनर ने इसका उपयोग किया था। और इन्होंने मतलब कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी, उस थ्योरी में क्रिया प्रसूत सिद्धांत में इन्होंने ये चीज़ बताई थी रीइंफोर्समेंट के बारे में, कि जब तक बार बार किसी चीज़ को नहीं किया जाएगा वो हमें नहीं आएगी। इन्होंने एक बिल्ली का एग्जाम्पल भी दिया था, एक कुत्ते का भी एग्जाम्पल दिया था, उस थ्योरी में भी एक्सपेरिमेंट में भी इन्होंने इस चीज़ को बताया कि जब तक हम कोई चीज़ बार बार नहीं करेंगे वो चीज़ हमें नहीं आएगी। और बार बार करने से ही क्या बनती है, मजबूती बनती है। ये अपने सिद्धांत में इस बात को बोलते हैं। मजबूती कब बनती है, बार बार करने से, बार बार रीइंफोर्समेंट करने से। ठीक है, देन है हमारे सामने क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का संबंध किससे है? जीन पियाजे से है, वाइगॉत्स्की से है, ब्रूनर से है या स्किनर से है? तो सही आंसर हमारा इसका बी ऑप्शन होगा, वाइगॉत्स्की के अनुसार ये सिद्धांत लेकर आया गया, क्योंकि इसमें क्या बोला गया इन्होंने कि मतलब एक तरीके से जो बच्चा है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक तरीके से क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा गैप को बताया गया है। और कौन सा गैप, एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बताती हूँ कि बच्चा, कोई भी बच्चा है वो किसी भी काम को, किसी भी काम को एग्जाम्पल के लिए, चाहे वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या कोई भी वर्क कर रहा हो, चाहे वो असेसमेंट कर रहा हो, चाहे असाइनमेंट बना रहा हो, चाहे प्रोजेक्ट बना रहा हो, वो सेल्फ कर रहा है। ठीक है, और बीच में आ गया गैप क्यों रखा है वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। एक होता है हेल्प के साथ, चाहे आप उसमें अपनी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं, चाहे टीचर की हेल्प ले रहे हैं, चाहे पेरेंट्स की हेल्प ले रहे हैं, आप किसी की भी हेल्प ले रहे हैं, मतलब वो बच्चा है वो किसी की भी हेल्प ले रहा है। तो जहाँ पर बच्चा किसी चीज़ को सेल्फ कर रहा है और जहाँ पर बच्चा किसी की सहायता लेकर कर रहा है, उसके बीच के डिफरेंस को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, और बेस्ट टू बेस्ट इन्होंने ये चीज़ बताई वाइगॉत्स्की ने कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट करता है बच्चा, वो हेल्प मतलब कि लेने के बाद कर पाता है और भी बेहतर से बेहतर बना पाता है किसी भी चीज़ को, तो वो हेल्प के साथ होती है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, जिस बारे में वाइगॉत्स्की ने बताया। ठीक है, और ये एक तरीके से इन्होंने ये जो सिद्धांत था ये 1920 के लास्ट के टाइम में इन्होंने इस चीज़ को लेकर आए थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा और भी चीज़ें बताई हैं इस बारे में। ठीक है, और सेल्फ करना और किसी की हेल्प के साथ करना, इन दोनों में भी डिफरेंस इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार और अच्छे से पढ़ लेना इसको, तो और अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे सबसे तेज किस माध्यम से सीखते हैं? चिल्ड्रन लर्न फास्टेस्ट थ्रू, सुनकर, देखकर, करके या पढ़कर? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हैं रिपीटेड, जहाँ पर मैंने ये बात बोली है कि करके सीखना, किसी भी काम को जब तक हम सेल्फ नहीं करेंगे वो चीज़ हमें नहीं आएगी। तो 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग थी, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था, और किसने क्या कहा है वो भी अलग था। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा सीखता है वो करने के बाद सीखता है, जिसे एक तरीके से अनुभवात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और ये मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, अनुभवात्मक सिद्धांत। ठीक है, अनुभवात्मक सिद्धांत में इन्होंने ये चीज़ बताई है, क्लियरली बताया है। और ये किसने बताया है इसको भी समझ लीजिए, डेविड ए कॉल्ब ने। ठीक है, कॉल्ब ने इस बात को बताई और ये सिद्धांत लेकर आए थे 1984 में। तो इन्होंने इस बात को और अच्छे से आगे मतलब कि अपने सिद्धांतों में और मतलब वर्णित किया, एक्सप्लेन किया कि बच्चा करके सीखता है, अनुभव के साथ सीखता है। तो सही आंसर हमारा इसका सी ऑप्शन होगा। तो ये थे टॉप क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहे हैं, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो इजी लेवल के थे, जो इजी लेवल जो रहता है मतलब किसी भी एग्ज़ाम में। अब हाई, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट लेवल के सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे हम आगे, मिक्सअप हो जाएगा। बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देना है ऐसे ही। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।